हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें पेपर 1 में मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हम सॉल्यूशन के साथ साथ जो पेडागोजी के क्वेश्चंस थे उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गणित और गणित शिक्षण शास्त्र दोनों ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन बायलिंगुअल रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो भी हो आप सभी को समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। हमें छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं हमारे पास जिनका एरिया 1 बाय 1 का है। हमें इन्हें इस तरह से अरेंज करना है कि टोटल एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। देखिए आप सिंपल बात रखो, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अगर हम उसकी बात करें, आयत की बात करें यानी कि रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, तो हमें इसे किसी भी तरह से अरेंज 48 को इस तरह से बांटना है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 48 आना चाहिए। हम किस किस तरह से बांट सकते हैं, हम 48 इंटू 1 कर सकते हैं। एक लाइन में हम एक लाइन और एक रो एक कॉलम करके, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर हम एक ही लाइन में 48 स्क्वायर्स को लगा दें, ठीक है, तो इस तरह से भी इसका एरिया कितना होगा, 48 इंटू 1 48 ही होगा। दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं कि दो लाइन कर दें। यहाँ पर दो लाइन कर देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 24 बचेंगे और यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो ये 24 गुणा 2 करके हमारा 48 आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, 12 चौको 48 होते हैं तो 12 इंटू 4 वाली लाइन लगा सकते हैं। और 8 6 48 होते हैं तो 8 और 6 वाली लाइन लगा सकते हैं। और कौन सी लगा सकते हैं, 48 एक हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 12 हो गया, एक 6 चौको 24, 6 पंची 6 छंगे 6 सत्ते 48, 6 आठे 48, ठीक है। तो कितने लाइन बन गई यहाँ पर, 1 2 3 4 बन गई। कोई मिस करी क्या, एक 16 वाली मिस कर दी मैंने। 16 इंटू 3, 16 3 48, 16 3 वाली भी हम लाइन लगा सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए। इसके अलावा और कोई आपके दिमाग में आ रहा है क्या। 48 इंटू 1 वाली बन जाएगी, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। फिर दोबारा से अगर आप आगे चलोगे तो फिर इस तरह से 6 8 वाला हो जाएगा। तो 6 8 और 8 6 का मतलब एक ही है। सो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा 5, क्योंकि हम कितने पेयर बना सकते हैं, हम ऐसे 5 पेयर बना सकते हैं या फिर 5 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्टिंग एरिया जो है वो 48 हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 तरीकों से इन्हें अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है 32। विद्यालय की एक सभा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। रूही इज 9th फ्रॉम बोथ साइड। देखिए यहाँ ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं, यहाँ पर है रूही। रूही यहाँ से भी 19th प्लेस पर है, यहाँ से भी 19th प्लेस पर है। अब हमें कुल छात्र निकालना है तो 19 का तो डबल कर दो, 19 का डबल कितना हो जाएगा 38, और फिर इसमें से एक माइनस कर दो। हमेशा आंसर यही होता है, इसका डबल करो और डबल करके उसमें से एक माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 38 बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी कि अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 50 मिनट्स बिफोर 8:30। ठीक, वह अपने सहकर्मी से आधे घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चलेंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। अस्मिता 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8:30। 8:30 से 15 मिनट पहले मतलब कब पहुंच गई, वह पहुंच गई 8:15 पर, 8:15 पर वहां पर पहुंच चुकी है। सी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग्स हु इज 40 मिनट्स लेट फॉर द मीटिंग। वे अपने सहकर्मी से आधे घंटा पहले पहुंची जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था। गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, तो अगर मैं इस वह अपने सहकर्मी से आधे घंटा पहले पहुंची, सहकर्मी से आधे घंटा पहले मतलब वो कब पहुंची होगी, अगर इसमें मैं आधा घंटा और जोड़ दूंगा तो वह 8:45 पर उसका सहकर्मी आया होगा। ठीक है, सहकर्मी से आधे घंटा पहले मतलब ये 8:15 पे आ गई। उसका सहकर्मी जो है उससे आधे घंटे पहले आई, तो उसका जो सहकर्मी है वो 8:45 पे आया होगा जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। तो जो 8:45 है ये वो टाइम है जब व्यक्ति 40 मिनट लेट हो गया। अगर यहाँ पर 40 मिनट लेट है, जब मैं इसमें से 40 मिनट माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे, 8 5 बचेंगे। तो निर्धारित सही समय क्या था, 8:05 इसका सही समय था। मैं वो एक बार और क्लियर कर देता हूँ
देखिए 8:30 बजे वह पहुंची, नहीं सॉरी 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब वो पहुंची 8:15 पर। ठीक है, वह अपने सहकर्मी से आधे घंटा पहला पहुंची। अगर ये आधे घंटे पहले है तो उसका जो सहकर्मी है, जो उसका कलीग है, वो आधे घंटे लेट होगा, यानी कि वो 8:45 से पहुंचा होगा। और जो 8:45 का टाइम है वह मीटिंग के लिए 40 मिनट देर पहुंचा है, तो इसमें से 40 माइनस कर दूंगा तो 8:05 जो है वो मीटिंग का एक्चुअल टाइम था। तो 8:05 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 के दहाई और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है तथा इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। 100 के आधे से अधिक है तो ये सारे ही नंबर आधे से अधिक है। 6 दहाई और 8 दहाई के बीच में, 6 दहाई और 8 दहाई के बीच का मतलब यह है ये 60 और 80 के बीच में है, तो 60 और 80 के बीच में ये दोनों हैं, ये गलत, ये हो गया। अंकों का योग 9 तीनों में ही है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है, 3 दूना 6, तो दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड में था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दिखी गई है, क्रेयॉन का पैकेट, पेंसिल का पैकेट, ये सब कुछ। तो सोहेल खरीदता क्या है? सोहेल एक पैकेट क्रेयॉन खरीद लेता है। एक पैकेट क्रेयॉन मतलब कितने रुपए के खरीद लिए उसने? उसने 15.5 रुपए के तो क्रेयॉन खरीद लिए। 2 पैकेट पेंसिल, तो 14 दूनी 28 रुपए की पेंसिल। एक पैकेट स्केच पेन, तो 22.5 रुपए के स्केच पेन हो गए। और एक कैंची 17 रुपए की। चमकीले कागज की 5 सीट, चमकीले कागज की एक सीट है 2.5 रुपए की, तो 5 सीट हो जाएंगी 12.5 रुपए की। और एक पैकेट सजावटी स्टिकर हो जाएगा 5 रुपए का। जोड़ देते हैं तो ये होगा आपके कितने? 150 हासिल की आएगी एक, तो भाई 5 और 2 7 और 7 14 18 19 और एक 19 और एक 20 और 5 13, तो टोटल होगा 33। एक बार जोड़ लेता हूँ, 5 और 2 7 और 7 14 15 16 और एक 17 8 5 13 7 3 10 की 0 हासिल की आई एक 30 हो जाएगा। 30 की 0 हासिल की जाएगी 3, 2 2 4 5 6 7 3 10, तो 100 रुपये 50 पैसे हो गया। 100 रुपये 50 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ऐसे ही हमें सोल्व करना पड़ेगा, बाकी इसकी कोई ट्रिक होती नहीं है। 36 है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को 23:40 घंटे पर चलती है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 13th May 2020 at 23:40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hours. What is the total travel time of the train? देखिए 30 मई को चल रही है ट्रेन। 30 मई को कितने बजे चली? 23:40 पे चली। बीच में पड़ी 31 तारीख, फिर पड़ा आपका 1 जून, और 1 जून को 5:15 घंटे पर वह पहुंच गई। तो 30 तारीख से जब 31 तारीख हुई होगी तो 24 बजे होंगे। 23 से 24 बजने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने घंटे हुए फिर? 31 से 1 तारीख होने में 24 घंटे हो गए, और 1 तारीख के 5 घंटे 15 मिनट और हो जाएंगे, 5 घंटे 15 मिनट, तो टोटल 24 घंटे 5 घंटे 15 मिनट और 20 मिनट, ये टाइम लगा टोटल। तो ये हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। 29 घंटे 35 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। मतलब इन्होंने बोला है कि 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 100वें स्थान का अंक कितना है? 8। 10,000वें नंबर का स्थान कितना है? ये, तो 100वें स्थान का अंक जो है 10,000वें का 3/4 है, 3/4 कर दिया। 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो ये बात तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3। 10वें स्थान का अंक मतलब कि 4, 100वें स्थान के अंक का 2/3, तो 6 का मैं 2/3 निकाल देता हूँ। 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये 4 भी सही है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, तो ये 4 है, ठीक है। और 1000वें स्थान का अंक
एक अंक वाली सबसे बड़ी भाज्य संख्या है। 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये बात ही बिल्कुल ठीक है। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक विषम संख्या हो, इकाई का अंक सबसे बड़ी विषम संख्या, ये बात भी ठीक है। तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम इस क्वेश्चन को और जल्दी भी कर सकते थे, अगर हम इसमें से कुछ मेन पॉइंट ही पकड़ लेते। जैसे कि हम इसे अगर जल्दी करने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पर कुछ पढ़ लेता हूँ, जैसे ये पढ़ लेता हूँ। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि 3 और 2 सबसे छोटी, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका वर्ग नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। और अगर मैं इकाई के अंक वाली बात करूँ तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और कोई सा उठा लेते हैं, यहाँ पर पहली वाली लाइन उठा लेंगे, तो पहली वाली लाइन के हिसाब से ही आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बचेगा, 87649। एक बात और बता दूं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2021 तक, सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। 17,863 पाने के लिए इनके योग में से क्या घटाना होगा? तो पहले तो इन सबको जोड़ के देख लो कि इन सबका जोड़ कितना हो रहा है। 8 और 8 16 और 8 24 की 4 हासिल किया 2, 8 और 8 10 की 0 हासिल की 8 और 1 9, 8 और 8 16 और 8 दिया 24, 24,904। अब 24,904 जो है इसमें से हम घटा देते हैं 17,863, तो हमारा आंसर बचेगा कितना? 1407, 7,041। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? एक बकेट है जिसमें 16, जिसकी कैपेसिटी है 16 लीटर। देखिए कैपेसिटी 16 लीटर की है, धारिता 16 लीटर की है, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मिलीलीटर में। धारिता को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से गुणा करना होता है, सॉरी मिलीलीटर में चेंज करने के लिए, तो हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया, तो इसका आंसर आ गया हमारा 16,000। कितनी बार मग्गे से हमें करना पड़ा है 50 बार, तो 50 से इसमें कर देते हैं भाग, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काट दोगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 की 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 320 मिलीलीटर। तो जो मग की धारिता है वो होगी 320 मिलीलीटर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? देखिए टैक्सी का मीटर 50 रुपये चार्ज लेता है, 50 रुपये चार्ज लेता है पहले 2 किलोमीटर का। ठीक है, 2 किलोमीटर का 50 रुपये चार्ज हो गया। उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 258 करी है, 258 रुपीज़ का उसने चार्ज दिया है। अगर मैं इसमें से 50 रुपये घटा दूँ तो कितना बचा? 208। ये इस 50 रुपये में कितने किलोमीटर चली गई? वो 2 किलोमीटर चली गई। बाकी 208 किलोमीटर के लिए 208 रुपये जो उसने दिए हैं वह 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपये के हिसाब से दिए, तो मैं इसको 16 से भाग कर दूंगा, 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो बाकी के 13 किलोमीटर चली वो, तो 2 किलोमीटर और 13 किलोमीटर टोटल हो गया 15 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, 15 किलोमीटर, वह टोटल 15 किलोमीटर चली। 41 है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ठीक है, ये 100 में से प्राप्त 5 अंक है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला लिखा कि भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषा कौन कौन सी आपकी? एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। ठीक है, मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त करे। भाषा में मारिया के अंक शहनाज से कम है। ठीक है, हिंदी में तो लेकिन मारिया के अंक शहनाज से ज़्यादा हैं, तो ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, ये भी हम नहीं कह सकते, इसमें ज़्यादा है लेकिन समाज विज्ञान में कम है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त करे। मारिया ने शहनाज से इसमें अधिक अंक प्राप्त करे हैं, इसमें अधिक अंक प्राप्त करें, इसमें अधिक अंक प्राप्त करें, तो ये भी गलत हो गया। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक हैं। गणित और विज्ञान, ये गणित हो गया, ये विज्ञान हो गया। गणित में शहनाज के 78 हैं और विज्ञान में इसके 82 हैं, दोनों का टोटल करेंगे
8 और 2 10 की 0, 8 और 8 16, 160 होते हैं। इसके यहाँ पर 88 हैं और यहाँ पर इसके 98 हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 9 और 8 17, 178 होते हैं। ये कह रहे हैं मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है शहनाज के अधिक नहीं है, शहनाज के तो कम है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अब यही स्टेटमेंट बचा जो सही होगा, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, क्योंकि बाकी के सारे तो गलत हो गए। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आप इन सब का टोटल निकाल लेना, इस सब का टोटल निकाल लेना और टोटल देख लेना, सेम आना चाहिए और सेम आएगा ही, क्योंकि सारे ऑप्शन से रॉन्ग होगा, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। हमें बताना है कि कौन सी डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं मैथमेटिक्स के अंदर। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करना है, हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस को तो बढ़ावा देना है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह बात बिल्कुल ठीक है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जो है उसको इनकरेज करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड, ये गलत है। ओपन बुक जो टेस्ट होते हैं इनको तो इनकरेज करना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन में नहीं देना है, हमें बच्चों को खुद सोल्व करने देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा, यह डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। 43 है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत करें। फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोस्ड बाय द टीचर्स इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। ये था कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है वह मुझे बताएं। देखो, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 30। एक भुजा दे दी और परिमाप दे दिया, तो ये तो क्या हो गया, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। क्लोज एंडेड कैसे हो गया, क्योंकि इसका एक ही निर्धारित उत्तर रहेगा। तो ये तो आपका बंद सिरे वाला है, ए लिख दिया मैंने क्लोज एंडेड। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यक 4 है। देखिए, जिनका मीडियन 4 है, ऐसे इन बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये तो आपका ओपन एंडेड है। ऐसे बहुत से सेट्स हो सकते हैं जिनका मीडियन जो है वो 4 आ जाए। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। अब 0 से 8 के बाद हम जब प्राइम नंबर्स देखेंगे तो प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो गए प्राइम नंबर। बस इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये भी आपके क्लोज्ड एंडेड हो गए। आयतों के बारे में आपको जो भी पता है उसकी गणितीय जानकारी मुझे बताएं। टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट द रेक्टेंगल। तो ये भी आपका ओपन एंडेड है, क्योंकि बच्चे को जो भी कुछ पता है वह बताता जाएगा। तो कितने भी आंसर्स हो सकते हैं। तो भाई ए और सी हमारा क्लोज एंडेड है, बी और डी ओपन एंडेड है। ए और सी क्लोज एंडेड, बी एंड डी ओपन एंडेड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, एनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी हम कर सकते हैं। यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाइंग टीचिंग, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपको जब पता चलेगा मूल्यांकन के कारण से छात्रों के आत्मविश्वास का पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये भी हो सकता है। इस पे भी प्रभाव पड़ेगा गणित के शिक्षण अधिगम का, या गणित के शिक्षण अधिगम पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरी हल देना, ये कोई ज़्यादा सही है नहीं है। ये तो एक तरह से वही हो गया कि बच्चा, मान लो क्या हुआ, बच्चा एक गाइड ले आया, एक कोई भी सॉल्यूशन उठा लिया, तो ये इतना इफेक्टिव होता नहीं है। तो 4 इतना इफेक्टिव है नहीं, बाकी सारे सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। 45 है। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानसिक चिंतन के कौन से कौशल पर है। रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ये जो स्तर है ये है
थर्ड स्तर। स्तर सेकंड मतलब कि तीसरा होता है, लेकिन स्तर 2 होता है रिलेशनशिप, जिसे हम बोलते हैं। पहला रिकॉग्नाइजेशन में तो सिंपल पहचान पाता है कि ये चीज़ आपकी चौकोर है, ये वृत्त है, ये रेक्टेंगल है। नेक्स्ट स्टेज में वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि जो आपका चौकोर है उसमें आपका वर्ग भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है और उसमें पैरेललोग्राम भी हो सकता है। इसमें इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच रिलेशन रिलेशन समझ पाता है कि जो एक रोम्बस है और एक जो आपका पैरेललो, जो ये ऐसा हम कह सकते हैं, रुको जरा मैं इसको मिटा कर बताता हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या फिर जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की थ्योरम प्रूफ करना ट्राइंगल का यूज़ करके, ट्राइंगल की थ्योरम्स का यहाँ पर यूज़ करके, तो वो थर्ड में आ जाता है। और सॉरी सेकंड, ऑप्शन थर्ड है लेकिन लेवल ही सेकंड होता है। इन्होंने एक तो जीरो से शुरू करके ना बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। लेवल थर्ड होता है डिडक्शन। इसमें बच्चा खुद ही प्रमेय को सोल्व करने लगता है, नियमों के माध्यम से खुद प्रमेयों को सोल्व करने लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, यानी कि स्तर 2 संबंध। 46 है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। इन संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि संवर्ग गुणक। ठीक, क्रम विनिमय में क्या होगा, यदि 2 + 3 करने पर 5 आ रहा है तो 3 + 2 करने पर भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये क्रम विनिमय होता है। सहचर गुण ये बोलता है 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 2 9, 2 + 3 + 4, 4 3 7 3 9। और फिर ऐसे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वितरण नियम। वितरण ये बोलता है कि 2 × 2 × 2 + 3 बराबर 2 × 2 + 2 × 3। तो यहाँ पर 3 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर ये भी 10 हो जाएगा। तो ये आपका वितरण गुण होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, संवर्ग गुण। 47 है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement regarding mathematics teaching learning is incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है, यह बात बिल्कुल ठीक है। ये एक सोशल प्रोसेस है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। जो आपकी सोसाइटी है, जो कल्चर है, इसकी भूमिका है। तो आंसर तो सही यही होना चाहिए। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये बात तो सही है। आर्ग्यूमेंट्स एंड नेगोशिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज, ये बात ठीक है। तर्क और वार्ता से एक अच्छी गणित में सृजन बच्चे कर सकते हैं, गणितीय ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। तो एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड, और वही पूछा गया था, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन से कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जो है नंबर्स की, उसे इंक्रीज किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, तो ये कभी नहीं कहा जाता कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को आप सीक्वेंस में ही पढ़ाओ, ये इस पर इतना फोकस नहीं दिया जाता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, ये बात भी गलत है। देखिए, संख्याओं को संख्यांक रूप में, संख्यांक क्या होते हैं कि जो 9 है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हिंदी में हम 9 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, हिंदी वाली जो 1 2 3 होती है उसमें। तो ये हमें नहीं सिखाना है। संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब अगर बच्चा सीक्वेंस में नहीं लिख रहा, इधर उधर कोई भी सीक्वेंस चल रहा है, 4 8 5 2 1 9 10 15 16 2 4 ऐसे चलने देना चाहिए। तो ए और डी दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ए और डी। ठीक। 49 है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? Which of the following is the most appropriate aspect of teaching of mathematics at primary level? फर्स्ट है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना,
डेवलपिंग रिगर्ड इन कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, गलत हो ही जाती है। उच्चतर पढ़ाई रोजगार के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण इतना है नहीं प्राथमिक स्तर पर। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित और तैयारी करना भी प्राथमिक स्तर पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसके विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशियल रीजनिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। चार्ट में नमूनों को पहचानने से नहीं होगा, सुडोकों को हल करने से भी नहीं होगा, अंकों को निरूपित करने के लिए दंडालेख से भी नहीं होगा। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आइडेंटिफाई टेस्लेटिंग फिगर्स, इससे समझ में आएगा कि त्रिविमीय विवेचन या फिर जिसे भी हम बोलते हैं स्पेशल रीजनिंग जो होती है वह उससे इस चीज़ से समझ पाएगा फिगर्स के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। बच्चा विभिन्न आकृतियों को पहचान रहा होगा उसमें। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत आवश्यक है। देखिए भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए गिनतारा, जियोबोर्ड, संख्या चार्ट तीनों ही इतने इफेक्टिव नहीं है। इसका आंसर होगा क्यूजेनियर छड़ें। क्यूजेनियर छड़ें क्या होती हैं, कुछ इस तरह की छड़ें होती हैं अलग अलग कलर की, एक छोटी फिर एक उससे बड़ी, उससे बड़ी, इससे बड़ी। तो हम इसमें कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये वाली और इन दोनों का कंपेयर करें तो ये इसका 1/2 है, इस वाली को और इस वाली को कंपेयर करें तो ये वाली जो छड़ है इस वाली छड़ का 3/4 है, सॉरी 1/4 है, ये इसका 3/4 हो जाएगी। ये वाली ये वाली होगी 3/4 तो होगी नहीं, ये वाली छड़ इसका 1/4 हो जाएगी। तो ये होती है क्यूजेनियर छड़ें। ठीक, गूगल कीजिएगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 52 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। आर्ग्यूमेंट्स स्किल इज इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। हाँ, तर्क कौशल महत्वपूर्ण गणित में, बिल्कुल कह सकते हैं। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये बात भी ठीक है। मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हायरार्किकल इन नेचर में है, यानी पहले आप नंबर सीखते हो, फिर आप डेसिमल सीखते हो, फिर आप धीरे धीरे उन्हीं को और कॉम्प्लेक्स फॉर्म उनकी सीखते जाते हो। जैसे अगर हम डिवाइड की बात करें तो पहले हम सिंपल डिवाइड सीखते हैं, फिर हम ऐसे डिवाइड सीखते हैं जिसमें रिमाइंडर बच जाता है, फिर हम ऐसे डिवाइड से सीखते हैं जिसमें हम पॉइंट लगाकर आगे करते हैं, फिर हम ऐसे डिवाइड सीखते हैं जो कभी एंड ही नहीं होते, जिनमें हमें डेसिमल्स के बाद नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। तो ये संकल्पना एक हायरार्किकल नेचर में चल रही होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। अब होते कौन हो ये कहने वाले कि भाई अमूर्तता की या कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कल्पना की आवश्यकता हर स्टेज में है। मैथमेटिक्स यूज स्पेशल वोकेबुलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड प्रिसाइसली, ये बात बिल्कुल ठीक है। शब्दों को सही ढंग से देखने के लिए इसमें अलग तरह की वोकेबुलरी होती है, जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये अलग तरह की वोकेबुलरी यहाँ पे चल रही होती है। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा क्योंकि नोट पूछा गया था। 53 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। 3 को ऑर्डिनल फॉर्म में कहाँ पे यूज किया गया। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये ऑर्डिनल है। बाकी ये ऑर्डिनल नहीं है, कार्डिनल है सारे। 3 सदस्य, 3 पेंसिल हैं, इनको हम गिन सकते हैं। और यहाँ पर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होते हैं आपके ऑर्डिनल, जिनमें ऑर्डर बताया जाता है। तो भाई ऑर्डर बता रहा है कि मैं इस मंजिल की, इस इमारत की तीसरी मंजिल पर हूँ। 54 है, शुद्ध कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, बिल्कुल गलत। बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान नहीं होता है। परिमाप का ओनली जैसे अगर हम सेंटीमीटर में लेकर चले तो सेंटीमीटर होगा और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका ओनली मात्रक होता है, इसका वर्ग मात्रक होता है। द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पैरामीटर, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारित करता है, यह बात बिल्कुल ठीक है। उसका शेप किस तरह का है वही तो उसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 55 है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। गणितीय
बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। पर डाली जा सकती है, डाली जानी चाहिए या फिर डाली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बोला, डाल ली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है। प्राइमरी लेवल पर आप कुछ चीज़ें इस तरह से बदल सकते हो ताकि उसे बीजगणित पढ़ने में बाद में दिक्कत ना हो। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक पर दोगे, गलत है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, गलत। प्राथमिक स्तर पर आप नेगेटिव नंबर्स का नहीं बता सकते, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक पर नहीं देना चाहिए। केवल मेवल वाले तो गलत हो गए, लेकिन ये सही है क्योंकि इन्होंने बोला कि डाली जा सकती है, यानी ऐसा हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्राइंगल एट अ प्राइमरी लेवल। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, गलत। डेफिनेशन तो छोटे बच्चों को पहले देनी ही नहीं चाहिए। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सिर्फ एक ही तरह के प्रस्तुत करने से कैसे काम चलेगा। बच्चों के समझ विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, किंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये बात भी गलत है। भाई अन्य आकृतियों को पास में रखोगे तो बच्चा समझेगा कि कोई अन्य आकृतियां हैं, उनके कंपैरिजन में त्रिभुज किस तरह से अलग है। बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर तरह का ट्राइंगल भी उनके सामने रखो और विभिन्न आकृतियां भी उनके सामने रखो। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। तो हमने पढ़ा है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, शेषफल 5 है। भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक जो है शेषफल का 2 गुना हो जाएगा, यानी शेषफल का 10 गुना हो जाएगा। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है तो भागफल 2 होगा, तो 2 का 5 गुना 10 हो गया। तो टोटल नंबर कितना बन गया हमारा, 10 दूनी 20 और 5 25। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये होता है आपका डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर ये इनटू है, तो ये हमारा 5 दिया था, ये 2 आ गया था और ये 10 आ गया था, तो 25 इसका आंसर हो गया था। 58 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 5 संख्याएं हैं, इनका योग कितना है, 20। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो 5 से भाग कर दूंगा, यानी 4। 4 कौन से नंबर आया, 4 आ गया बीच का नंबर। तो इसके पहले 2 संख्या होंगी और इसके बाद 2 संख्या होंगी, बीच का नंबर आ गया 4। प्रथम 3 संख्याओं का योग निकालना, निकाल लो, 4 3 7 दोनों। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 59 क्वेश्चन है, एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यानी अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो इसका एरिया कितना है, 144। एरिया 144 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 44 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 इसकी साइड होगी। और इसका अगर मैं पैरामीटर की बात करूं यानी परिमाप की बात करूं तो 12 चौको 48 इसका परिमाप हो गया। इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया। अब इस तार से बना दिया एक आयत, इसकी लंबाई होगी 16। अब हमें निकालना इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई हमारे पास पता नहीं है, लेकिन जो पैरामीटर है, क्योंकि इसी तार को मोड़कर आयत बनाया गया है, तो इसका परिमाप और इसका परिमाप होगा बराबर। इसका परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48। 2 वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 24। L 24 है तो 24 प्लस 16 प्लस B बराबर 24। B की वैल्यू हो जाएगी 16 में 24 कितना बचा, 8। तो ये आ गई हमारे पास 8। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 16 इंटू 8, 16 8 128। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है। देखो इनको निकालने का सबसे सही तरीका जो मैं आपको बताऊं, ऐसे 5 को डिवाइड कर दोगे तो 0.2 डेसिमल तक क्या करना है, तो ये आपका 50 हो जाएगा। 8 6 48, कितना बचेगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। 6 3 18, 0.83 और डेसिमल के बाद कुछ आता रहेगा। 3/4 को डिवाइड करोगे तो 0.4 7 28, 7 5 35,
1/2 का भाग लगा दोगे 0.5, 2/3 का भाग लगा दोगे तो 0.66 और 3/5 का भाग लगाओगे तो 0.6। हमें बताना है सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी 5/6 है और दूसरी सबसे बड़ी 3/4 है। 5/6 और 3/4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, सॉरी मैथ्स के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं मैथ्स के, ईवीएस के। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कर सकते हैं। और सीटेट के लिए अगर प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं सीटेट में। कोई भी डाउट रहे तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।